बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान की फौज का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस कामयाबी से मुकम्मल हो चुका। कोई गलत फहमी में ना रहे कि हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज कर पाएगा। ऐसी हर सूरत में हमागीर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बाकायदा तौर पे ISPR की तरफ से ये एलामिया जारी कर दिया गया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान को ये जो भरपूर अंदाज में एक फतह नसीब हुई, इसके अंदर कौन से ऐसे अवामिल थे जो कार फरमा रहे। आलमी दुनिया की अगर बात करें तो वो हालिया पाकिस्तान और भारत की इस कशीदगी को अब इस लम्हात में किस तरह से देख रही है, और भारत की शिकस्त के बाद खुद भारत के अंदर हालात किस तरफ जा सकते हैं, ये और इससे जुड़े बहुत सारे ऐसे हम मामलात हैं जिसके ऊपर आज प्रोग्राम मुकाबिल में हम मुफस्सल बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब का तजिया शामिल करने जा रहे हैं। आमिर साहब, डिफरेंट फेजेस थे जिनके ऊपर वन बाय वन हम जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो इस कशीदगी में सीज फायर का होना था, और फाइनली परसों ये सीज फायर हो गया। जी, ये सीज फायर नहीं हुआ, ये भारत की शिकस्त हुई है और इबरतनाक शिकस्त हुई है। अगर भारत को इसमें कोई एज होता, बर्तरी होती और वो अगर जीत रहे होते तो ये कभी भी सीज फायर नहीं होना था। ये उन्होंने घुटने टेके हैं। घुटने टेकते हुए उन्होंने ये अमेरिका क्या और उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद जापान, जिसको कॉल हो सकती थी उन्होंने करवा के, ये हमारी कोई इसमें बेइज्जती नहीं। हम शुरू से कह रहे थे कि हम अमन पसंद हैं और अगर आप बाज आ जाएं तो हम तैयार हैं बंद करने के लिए। सो हमने मान ली है, मगर अब ये तकरीबन ऑलमोस्ट साबित हो चुका हुआ है कि अमेरिका के एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ थी। इंडिया ने गालबन, ये काफ़ी इशारे आ रहे हैं कि JD वैंस का जो बयान आया था कि अगर भारत कुछ कर ले तो पाकिस्तान चुप करके उसको बर्दाश्त कर ले, शायद इंडिया ने अमेरिका को ये कन्वे कर दिया था कि वो क्या करने जा रहे हैं, मगर ये किसी ने नहीं सोचा था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। जब ये नतीजा ये वाला निकला जिसमें भारत पिट गया और उसके लिए बहुत ही शर्म का ये एक मकाम आ गया, तो उसके बाद से ये सीज़ फायर के मामलात गए। अब जो सीज़ फायर हुआ है, जो ये मामलात रुके हैं, उसमें पैरिटी आई है। उसके अंदर हमारी जो है यहाँ पे एक तमस्खुर उड़ाया जाता था भारत की तरफ से, और इवन अमेरिका भी हमें FPAC के जनाब ये देखें ना, एक तरफ इंडिया है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलके जोड़ दिया जाए। तो अभी इसके अंदर जो है ना, ये जो सारा प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान है, इसके अंदर बराबरी है हमारे लिए बिल्कुल। उन्होंने कहा जी, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने अंदर से बयान कर लिया, उन्होंने कहा परमानेंट सीज फायर। अब ये उनका है क्योंकि ये अंदेशे रहते हैं कि अभी सीज फायर पता नहीं रहता है, नहीं रहता है, शरारतें हो रही हैं। अभी भी थोड़ी सी इक्का दुक्का कुछ ना कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हल्की कुछ वाक़यात होने की इत्तलाएं आ रही हैं। मगर साथ में उन्होंने कहा कि ये जो है दोनों कंट्रीज़, बोथ द कंट्रीज पावरफुल कंट्रीज जो हैं, एक तो दोनों को हमें भी पावरफुल की उस लिस्ट में अमेरिका इंडिया के मुकाबले में किया। उन्होंने साथ में ये कहा कि वो हमारे साथ प्रॉमिस टू डू अ लॉट ऑफ ट्रेड विद इंडिया एंड पाकिस्तान, जो है ये दोनों के साथ ट्रेड भी वो करेंगे। और जो साथ में उन्होंने कहा कि वी हेल्प अ लॉट एंड वी आल्सो हेल्प विद ट्रेड, कि हम ये जो ना हमने बड़ी मदद दोनों मुल्कों की और ये दोनों अच्छे बच्चे बड़े रहेंगे तो हम इनके साथ ट्रेड की जाएगी दोनों मुमालिक के ये साथ। हमें एक हमारे लिए ये बड़ी बाइज़्ज़त चीज़ है कि हम इंडिया के मुकाबले में हमें कमतर नहीं, हालांकि इंडिया का जो मर्जी अपना एक इमेज रहे ये सारा। अब इंडिया हमेशा कहता रहा कि हमारा मुवाजना पाकिस्तान से ना करे क्योंकि हमारी इकोनॉमी और दीगर हालात पाकिस्तान से अब पहले हम ये समझ लें कि ये जो सीज फायर हुआ है तो ये हुआ क्या है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है, वर्ल्ड कैपिटल्स, मिलिट्री स्ट्रेटजीज, मिलिट्री यूनिवर्सिटियाँ और फौजें जो हैं वो बैठ के इसका तजिया कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन या गाज़ा की जंग जो है डिस्कस नहीं हो रही, ये हुई है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह की जंग बहुत कम हुई है, बल्कि पहली दफ़ा हुई है जिसके अंदर 150-200 तैयारा स्क्रैम्बल होके 1 घंटे तक वो एयरबॉर्न रहें और उसके बाद फैसला, ये फैसला 6-7 की रात हो गया। बाद में उनकी इंडिया की ये ज़िद थी। तो ये जो कहते हैं BVR लड़ाई
कि इसने नई जो है एक जहत दी है, नई जिद्दत दी है कि जंगें जो हैं वी आर बियॉन्ड विजुअल रेंज, कि इस जंग में जो भारत के बेचारे जो 5 जहाज़ गिर गए और वो पायलट जो कि दुनिया के बेहतरीन जहाज़ रफाल और Su-30 और मिग्स रशियन उड़ा रहे थे, बैक्ड बाय इसराइली, उनके साथ मिसाइल और पता नहीं ड्रोन्स और ये ब्ला ब्ला सारे, तो उसमें उन्होंने बेचारों ने ना देखा हमारे जहाज़ ना हमारा मिसाइल, यहाँ तक कि नॉर्मली जब मिसाइल आप उसकी लॉक कर लेता है जहाज़ तो आपके रेडार पे बीप आती है, इतला हो जाती है कि जनाब आप जकड़े जा चुके हैं, दूसरे जहाज़ ने दुश्मन के आपको लॉक कर लिया है। ये हमारे सिस्टम की PL-15 की जो मिसाइल था इतनी खूबसूरती थी उसकी कि उन तक वो बीप भी नहीं आई, और नॉर्मली 2-3 मिनट मिलते हैं जिसके अंदर पायलट अपनी जान बचा लेता है और वो इजेक्ट कर लेता है। इसमें बिल्कुल इतला ही नहीं आती और सिर्फ 9 सेकंड मिलते हैं पायलट को इंडिया के कि वो उसमें सोचना क्या होता है, बस वो बटन अगर दबा ले 1 2 3 और 9 देखे ना 9 सेकंड क्या होते हैं उसमें वो इजेक्ट कर ले। सो ये अभी इतलाएं वो कह रहे हैं कि उनके पायलट बच गए, तो ये बाद में डिटेल्स आएंगी, फिलहाल तो वो इनकारी हैं, मगर इनकार नहीं कर रहे वो, मगर तफसील नहीं बता रहे, मगर पूरी दुनिया में उनका एक ये तमाशा बन चुका है। अब ये हुआ क्या है, ये अगर नक्शा दिखा सकें, मैंने बहुत लोगों से वैसे मैं कह दूं कि आपने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों से आपकी इस पूरे हिस्से के दौरान बातचीत होती रही है, जिसके साथ आपके पास बहुत सारी अंदरूनी इंफॉर्मेशन भी थी कि चीजें क्या हो सकती है, किस तरफ जा सकती है और कैसे जाएंगी। अगर आप वो हमारे साथ शेयर करना जी, मैं ये नक्शा दिखा रहा हूँ, जरा प्रोड्यूसर मेरी किताब जरा वो पकड़ा दीजिएगा, वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सारा जो कुछ हुआ ये इस किताब में ये प्रवीण सोनी साहब ने 2022 में लिखी थी। मैंने उसी वक्त ये पढ़ी भी थी, कुछ हमारे दोस्तों को, कुछ सर्विंग और रिटायर्ड जर्नलों को भी ये भिजवाई थी। इसके ये जो कुछ हुआ है ये उसका ट्रेलर है, ये प्रवीण सोनी साहब ने, जो कि इंडिया में दरमियान में उनका जो वेबसाइट है वो बैन कर दी गई थी, उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ था और इसका टाइटल है लास्ट वॉर, कि जनाब ये भारत जो चीन के साथ ये जो लड़ेगा तो ये इसकी आखिरी जंग होगी और मॉडर्न वॉरफेयर क्या होगी, और ये पाकिस्तान का, उन्होंने ये हैरान होने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कहा पाकिस्तान ये सारी प्रैक्टिस कर चुका हुआ है। ये 2022 में किताब है और ये जो है अब उसका सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया है। ये जो पिछले 6-7 आपके टेबल पे भी ये किताब है, मेरी अपनी भी किताब वो जो यहाँ पे मौजूद है। तो एनीवे अगर वो नक्शा दिखाएं कि हुआ क्या है, और ये मैं ऑन बेस्ड ऑन माय मैंने गुफ्तगू की है वो प्लानर्स जो इसके साथ शामिल रहे तो आप बता सकते हैं, जो कि रिटायर्ड हैं या मगर इसके अंदर शामिल हैं, कुछ सोर्सेज के हवाले से वो आजकल तो हिंदी याद हो गई है ये देखिए, मुझे ना आप हिंदी सिखाइएगा, मुझे आप उर्दू में बताइएगा। ये जरा नक्शा इसको रोके, ये देख लीजिएगा कि ये क्या किया है पाकिस्तान ने, कि ये उनका जहाज या उनके पायलट लड़ रहे थे, हमारे यहाँ नेटवर्क लड़ रहा था, सिस्टम लड़ रहा था, निजाम लड़ रहा था। और ये पूरा जो है ये जो है मल्टी डोमेन हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम था जो कि लड़ रहा था। और ये इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो दिखाया जा रहा है कि दरमियान में ये चीन का बेडू सैटेलाइट सिस्टम जो है उसकी 44 सैटेलाइट्स हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट सिस्टम है। हमें उसकी एक्सेस हासिल थी और ये इसके साथ जो है उनकी रिकॉनेसेंस की जो सैटेलाइट्स है याओगान, ये राइट साइड पे, ये सारा सेंट्रलाइज सिस्टम है। ये जो के इस्तेमाल किया गया के दरमियान में एवाक्स हमारे जो हैं ये भी साथ में इसका लिंक जो है JF-17 भी दरमियान में आ रहा था, साथ में ZD ये एवाक्स जो है हमारा सिस्टम, फिर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड था, हमारी जो सैटेलाइट कॉमसैट उसके साथ ये सब लिंक्ड था। और ये 2 वे जहाज जो था हमारा वो 2 वे उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही थी बैक एंड फोर्थ, के पूरा थिएटर वो देखा जा रहा था कि क्या हो रहा है। और जो PL-17 जो 15 जो हमारा मिसाइल है
वो इस बात का ये बताया जा रहा है कि इसकी ये 140-50 किलोमीटर रेंज है, मगर इंडियंस ये कह रहे हैं कि इनके पास 300 किलोमीटर वाला रेंज था, क्योंकि वो हमारे बॉर्डर से 300 किलोमीटर एक डिस्टेंस ये बनता है उसका। 6 और 7 की रात के बाद जो उनके साथ हो गया, 5 जहाज गिर गए, उसके बाद वो 300 किलोमीटर वो साइलोज में, बेसमेंट में रहे, वो एयरबॉर्न ही नहीं हो सके, क्योंकि जो भी एयरबॉर्न होता हम उसको गिरा सकते थे। तो उसकी वजह से 300 किलोमीटर पे अभी भी उनके जहाज हैं, करीब नहीं आ रहे। 300 किलोमीटर बहुत ज़्यादा का फासला है। तो उसका हमारे यहाँ जो था, क्योंकि ये बिल्कुल इसको सिस्टम ने, और इवन जो हमारा PL-15 जो कि चीन से हमें दिया हुआ था, तो उसके अंदर भी 2 वे इंफॉर्मेशन की एक्सेस थी कि मिड एयर जब यहाँ से लॉन्च कर दिया जाता है उसको, तो दरमियान में कोर्स करेक्शन कि उसको अगर तब्दीली करने की ज़रूरत पड़ जाए। याद रहे कि राफेल का जो रेडार है, वो स्पेक्ट्रा गालबन उसका नाम है, वो दुनिया में टॉप माना जाता है। राफेल खुद भी टॉप एयरलाइनर है। नेटो के अंदर यूरोप का जो जहाज़ है F-16 और बाकी जो उनके F सीरीज़ के अमेरिकन जहाज़ के अलावा यूरोप की जो सबसे नुमाया जहाज़ है वो राफेल है। तो अब पूरा यूरोप भी परेशान है, अमेरिका भी और रशियंस भी और पूरी दुनिया अब J-10C की तरफ बढ़ गए हैं आमिर साहब, उसके ऊपर बहस शुरू हो गई है। ये 6 और 7 को जो उनके 5 जहाज़ गिर गए, तो असूली तौर पे प्रवीण सानी साहब भी जो हैं, वो उनकी ट्वीट आई कि ये वॉर वर्चुअली ख़त्म हो गई है। उसके बाद भारतीयों की ये ज़िद थी और वो दोबारा कोशिश उन्होंने की कि शायद कुछ फेस सेविंग के लिए उनके जो तरकश में तीर था, वो उनका S-400 जो है एंटी एयर सिस्टम है, वो था आदमपुर में। खोल के बयान कर दे, लोगों को लगता है शायद वो एक ही सिस्टम है, ये जो 400 सिस्टम है जो हमारा आप देखें ना, ये इसके अंदर हमने दिखाया हुआ है कि जो Q9 जो सिस्टम है हमारा, उसका जो मल्टी लेड है, तो उनका S-400 था, तो उनका बहुत नाज था कि उसकी वजह से उनकी ये डिफेंस है, तो वो मिसाइल फेंकेंगे तो हम फेंकेंगे तो S-400 जो है ना उनका, वो उसको रोक लेगा। तो वो परसों आदमपुर के अंदर जो है हमने फाइनली जो गिराया, वो जो एयरफोर्स ने, पाकिस्तान ने, वो जहाज़ और वो उसके साथ जो CM-400 AKG की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये स्पेसिफिकली जो है बनाया गया और इसने उसको तबाह किया। और ये एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है, इसके साथ जो जाते हैं तो वो आप पहले उसको डिकॉय भेजते हैं, अच्छा। जिससे रेडार एक्टिव होता है, और उसके बाद फिर ये जो है CM-400 इसने उसकी अगर वो तस्वीर भी दिखा सके, ख़ास तौर पे PAF ने ये रिलीज़ की थी जब वो उसको निशाना लग गया था कि ये वो जहाज़ और उसके साथ ये वाला मिसाइल है, जिसने 400 के बाद उन्होंने घुटने टेके और वो सीज फायर की तरफ आए। अच्छा, सिर्फ ये एक रीज़न थी भारत के घुटने टेकने की। और याद रहे कि आप देखें, ये जो S-400 है, इसकी ये $5.6 बिलियन का पूरा सिस्टम भारत ने लिया था। 3 उनके स्क्वाड्रन्स मिले थे, 2 स्क्वाड्रन क्योंकि रशिया जो है वो यूक्रेन में बिजी हो गया, 2 स्क्वाड्रन उनको नहीं मिल सके क्योंकि उनकी अपनी जरूरत पड़ गई थी। अब 3 स्क्वाड्रन जो हैं, एक स्क्वाड्रन के अंदर जो हैं 2 बैटरीज होती हैं। अच्छा। 2 बैटरीज के अंदर, एक बैटरी के अंदर जो है ना 6 लॉन्चर्स होते हैं। अच्छा। और एक लॉन्चर के अंदर 6 मिसाइल होते हैं, यानी एक बैटरी 36 मिसाइल आपके फेंक सकती है। 300 टारगेट्स में से 36 प्रायोरिटाइज करती है, तो ये बड़ा टॉप मॉडल था। मगर 3 जो हैं, एक उन्होंने पंजाब और कश्मीर में लगाया हुआ था, एक राजस्थान और उनका जो गुजरात है उसके लिए लगाया हुआ था, तीसरा जो उन्होंने इसका स्क्वाड्रन है वो लगाया हुआ था चीन के LAC के मुकाबले में। याद रहे कि चीन के बाद भी S-400 है, तो हमने ये जो इस किताब के अंदर भी जिक्र है, और अगर वो दिखा सकें कि पाकिस्तान शाहीन जो एक्सरसाइजेस थी जो ये 3 साल से ये प्रवीण सानी साहब ये इसके अंदर वो जिक्र कर चुके हुए हैं, और ये सोशल मीडिया पे ये मौजूद है कि हमारी जो शाहीन एक्सरसाइजेस चल रही थी, हमने इंटर ऑपरेबिलिटी
इंटर ऑपरेबिलिटी का मुराद ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और PLA एयरफोर्स पलाव के दरमियान में ये एक्सरसाइज हो चुकी हुई थी। ये पाकिस्तानी, ये सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि पाकिस्तानी चीनियों की तरफ से शेयर की गई कि ये एक्सरसाइजेज हो रही थी और इसके अंदर हमने ये सब प्रैक्टिस कर चुके हुए थे, कई सालों से कर चुके हुए थे। और ये हमने S-400 का भी तोड़ निकाला हुआ था, राफेल का भी निकाला हुआ था, सबका ये 2 वे था। चीन भी हमारे से बहुत कुछ उसमें सीखा। याद रहे कि JF थंडर जो है 17 वो हमारे यहाँ कॉमन, उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो J-10C जो है वो बाद में एक एडिशन थी, तो हम इसकी प्रैक्टिस वहाँ पे कर चुके थे। चीन हमारे से, क्योंकि ताइवान के साथ उनकी टेंशन चल रही है, तो वहाँ पे F-16 यूज़ हो रहे हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, तो हम भी उनको बड़ा कुछ सिखा रहे थे, वो हमें सिखा रहे थे। वो पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया को ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें मौजूद थी, उनके अपने लोग प्रवीण सोनी जैसे ये लिख रहे थे, इसलिए मोदी को बार बार मुतनब्बे कर रहे थे कि तुम गलती कर रहे हो। और हम बड़े कॉन्फिडेंट बैठे हुए थे। हमारे जो मैं बड़ा मद्दाह हूँ औरंगजेब, AVM औरंगजेब का, क्या स्टाइलिश तरीके से मेजर्ड और एक जिस तरह एक प्रोफेशनल ब्रीफिंग की जाती है, टू द पॉइंट, उसमें उन्होंने दुश्मन की भी बेइज्जती नहीं की। उन्होंने कहा जी नहीं, वो भी प्रोफेशनल हैं और उनके पास रफाल भी अच्छा जहाज़ है, मगर अब क्या उनकी सिचुएशन, उनके पास प्लान नहीं था। हम प्लान के साथ गए हैं, नेटवर्क के साथ गए हैं, ट्रेनिंग के साथ गए हैं, हमारी डॉक्ट्रिन थी। अब ये जो डॉक्ट्रिन है, ये अब पूरी दुनिया में ये जो मल्टी डोमेन और जो BVR सिस्टम है, ये अब न्यू नॉर्मल बन गया है, बनेगा कि ये दुनिया भर में स्टडी किया जा रहा है कि जनाब जहाज सिस्टम के साथ नहीं लड़ सकते। ये उनके यहाँ जो है प्लेटफॉर्म था या पायलट था, हमारे यहाँ निज़ाम था पूरा मल्टी डोमेन, और उसके अंदर सैटेलाइट, उसके बाद आपका एवाक्स रेडार सिस्टम, ग्राउंड का हेडक्वार्टर और जहाज़, इन चारों में एक सिंक थी। उस चारों की 2 वे ट्रैफिक जा रही थी और वो बिल्कुल थिएटर पे जिस तरह बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं वो देख रहे थे। और एयर चीफ जिस तरह उन्होंने कहा, उन्होंने लीड किया इसको और वो खुद उस पर मौजूद थे। तो ये सिस्टम डिवाइस करके हम कॉन्फिडेंट थे कि बैठे हुए थे कि हमारे पास ये प्लान भी था। वो बगैर इंडिया को ये उनके यहाँ जो ये लोग प्रवीण सोनी जैसे जो किताबों में लिखा हुआ, मतलब ये पढ़े, इंडिकेट कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर बड़ा इस किताब का मज़ेदार है कि जिसके अंदर वो उन्होंने बताया है कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म लगती है कि जो है नरेंद्र मोदी जो है वो G7 की एक मीटिंग कर रहे हैं और वो स्क्रीन आ रही है और एकदम स्क्रीन भी चली जाती है, बिजली भी चली जाती है, इंटरनेट भी चला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी मफलूज हो जाती है और किसी का किसी से कोई राब्ता नहीं रहता है। जो बॉर्डर के ऊपर चाइना के या पाकिस्तान बैठे हैं, उनका लोकल हेडक्वार्टर का GHQ से राब्ता नहीं है। सो 3 दिन तक एक क्योस रहता है, उनको 3 दिन बाद निकलते हैं तो बाहर हर तरफ राख का ढेर है। तो ये जो अभी हमने, क्योंकि ये उन्होंने जल्दी सीज फायर मान लिया, उनको 6-7 को ही मान लेना चाहिए था कि शिकस्त हो चुकी है, मगर फिर ये मोर ओवर किया। तो मोर ओवर के बाद जो फिर मजीद ये आप देखें, जो ये एक तो S-400 गिरना के बाद उन्होंने घुटने टेके, दूसरा जब काउंटर हमने उसको अपने ये हमारे जो 9 बेसिस के ऊपर हमला किया, तो हमने जब काउंटर ऑफेंसिव किया तो उसके बाद जो उनके यहाँ मिसाइल ड्रोन्स जाके गिरे, याद रहे कि हमारे लोग बड़े बैटल्ड हार्डन्ड हैं कि दहशतगर्दी का यहाँ सिलसिला पिछले कई दहाइयों से चल रहा है। और अब एक क्या कहें, अभी तशवीश भी होती है, हंसी भी आती है कि पाकिस्तानी कौम का जो रवैया है। अब देखें ना, वो अपनी बंदूकों से ड्रोन गिरा रहे हैं और वो उठा के, वो एक बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है, उसको ड्रोन मिला है, वो दौड़ के उठा के ले गया और वो मोटरसाइकिल पे उसका इंजन लगाने की कोशिश कर रहा है और अजीब एक मीम्स बन रही हैं, एक वो है। सो इनका ये रवैया है। इंडिया में बहुत पैनिक था, उनके बाजार खाली हो गए थे। उन्होंने 50 साल में 71 में भी वो बांग्लादेश के फ्रंट पे रही, तो उनके यहाँ इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी थी। पूरे कश्मीर से लेके नीचे तक जो है, तो वो जो पैनिक हुआ और वो उसकी वजह से उनको घुटने टेकने पड़े और ये आइंदा कई सालों तक जो है ये रहेगा।
सो अब आ जाता है इसकी जो मुज़म्मिरात की तरफ बढ़ने से पहले आमिर साहब, मैं एक चीज और भी इसके साथ लिंक कर दूं। थोड़ी देर पहले आपने बताया कि ट्रंप ने बताया कि जी हमने परमानेंट ये सीज फायर करा दिया है। खित्ते में क्या इसके मुज़म्मिरात होंगे? ऐसे में जब भारत के अंदर बैठ के ये बात की जाती है, वहां पे कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मोदी के साथ वज़ीर आज़म हाउस में एक मुलाकात होती है चीफ्स की, और वो ये ऐलान करते हैं सीज फायर हो गया मगर हमारा ऑपरेशन संदूर अभी भी जारी है। तो ये क्या मुज़म्मिरात होंगे इसके फिर इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं? जी, ट्रंप साहब ने तो अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये परमानेंट सीज फायर है, और इस वक्त जो हालात हैं जिस तरह की वो पिट गए हैं कि उनको ये रिकूपरेट करने में, अपने ये एंटी एयर को थोड़ा सा वो करने में तो शायद उनकी ख्वाहिश हो सकती है और उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। मगर जो सीज फायर के बाद कश्मीर में जो ड्रोन थे तो मैंने चेक किया था उस वक्त जो है वो जो ये कामिकाजी ड्रोन्स हैं, ये इसकी जो बैटरी है वो 8-10 घंटे तक चलती है। तो वो जो हमने उनके यहाँ छोड़े हुए थे या उन्होंने हमारे यहाँ छोड़े हुए थे तो 8 घंटे तक वो जब वो एक दफ़ा छोड़ दिया जाता है वो वापस नहीं आता ड्रोन, वो 8 घंटे तक जो है ना होवर करता रहता है। अच्छा। और उसने किसी न किसी जगह लगना होता है और उसके अंदर छोटा सा लिमिटेड एक्सप्लोसिव्स भी होते हैं, उसको जो बोथ साइड्स पे ये गिराया जाता रहा, उसकी वजह से फिर थोड़ा सा आर्टिलरी फैल भी रहा था। अब पता नहीं सीज फायर कितना चलता है, ये भारत का एक हमेशा एक वो रहता है कि वो वायलेट करते रहते हैं, मगर और उनकी ख्वाहिश होगी कि वो कोई रिटेलिएट, और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। और ये क्योंकि उनका अब उनके यहाँ ये सोच आ रही है कि हमें ये पंगा नहीं करना चाहिए था। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी इकोनॉमी है, उनका ख्याल है कि अगर वॉर ऑफ एट्रिशन होती है, ये लंबा चलता है, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का अगर पाकिस्तान को टारगेट करते हैं इकनॉमिकली, ख़ासतौर पर IMF से लेके बाकी जगह, तो हम वहाँ पे कर सकते हैं। और याद रहे उनके पास पैसा बहुत है, हमारे मुकाबले में जो है उनके $650 बिलियन के रिजर्व्स हैं, उनकी जो है 5 ट्रिलियन की जो है उनकी GDP है, हमारे से आप देख लें 11-12% ज़्यादा है। और उनका बजट जो है $80 बिलियन का, हमारा 10-11 बिलियन है। सो वो बड़ा फ़र्क है। और पैसा हो तो असले ख़रीदे जाते हैं और बेचने वाले भी वो होते हैं। वो अलग बात है कि उसकी जो अब ये सबक उनको हासिल कर लेना चाहिए कि अगर असला ख़रीद भी लेंगे तो उसकी डॉक्ट्रिन बनाना, ट्रेनिंग करना, समझाना, बनाना, ये सालों का काम है। और वो भी उसकी एट द एंड ऑफ द डे फिर आपकी ट्रेनिंग और इसके साथ जज्बा भी चाहिए। और पाकिस्तानी पायलट ये 70 ईयर्स में हमने वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट और सिचुएशन थी, वो हम बड़े हैंडीकैप थे बांग्लादेश में। वेस्टर्न फ्रंट में LOC की 1 इंच हम तब्दील नहीं होने दी। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है कि जनवरी 1, 1949 को ये जो पहले मिलिट्री लाइन थी, बाद में ये सीज फायर लाइन बनी, अब ये LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये 75 साल के अंदर हमने इसका 1 इंच भी तब्दील नहीं करने पाए भारत। सो उसको करने के लिए पाकिस्तान को तो मगर वो शरारत कर सकते हैं, पर इन द मीन टाइम आई एम श्योर कि चीन जो है इसमें पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की नई बुनियाद एक पहले से हमेशा से आयरन क्लैड एंड ऑल वेदर रही थी, मगर एक उसका नेक्स्ट लेवल अब आ चुका है। आई एम श्योर वो तैयारी करेंगे। और अगर वो खरीदेंगे तो चीन जो है वो अभी पहले ही कमिटेड है हमारे साथ कि J-35 इस वक्त जो दुनिया के जो बेहतरीन F-35 जो है वो टॉप ऑफ द लाइन अमेरिकन जहाज़ है जो किसी को नहीं दिया। स्टेल्थ J-35 जो है तो ये 4.5 जनरेशन का था। J-10 जो है वो 5वीं जनरेशन का, और चीन जो है 6ठी जनरेशन के जहाज़ के ऊपर भी काम कर रहा है और वो J-50 टाइप सिचुएशन जा रही है। सो आई एम श्योर चीन जो है ये महंगे जहाज़ होंगे, महंगा इक्विपमेंट है, मगर हमने जिस तरीके से चीन को आर्मामेंट इंडस्ट्री में शो केस के तौर पे, तो कोई भी मुल्क अब देखें ना, जब एक रेस कार होती है तो उसको वो अगर कामयाबी मिलती है उस कंपनी और उस इंजन को, तो हमने चीन को मुतारिफ करवा दिया है आर्मामेंट की दुनिया में, पूरी दुनिया में। चीन पहले याद रहे कि अपना सिक्का जमा चुका है AI में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, बायो में, ग्रीन एनर्जी में। सो ये आर्मामेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है
वो ये चीज़ें बना चुके हुए थे। पाकिस्तान उसमें उनके लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ें बना, J10 भी बना लिया था उन्होंने, J17 उनका जो मेजर जहाज जो है वो J20 है। अभी तो ये समझें कि उनकी गैराज के अंदर ये हमने सुजुकी से इतना कमाल दिखा दिया है, तो J20 वो परेशान है पूरी दुनिया कि वो क्या जाएगी और J35 क्या करेगा। तो वो आर्मामेंट इंडस्ट्री में ये पहले जो है, अगर ये वो नक्शा दिखा सकें कि एक्नॉलेज नहीं चीन को किया जा रहा था, उनका सिर्फ 5% शेयर था वर्ल्ड आर्मामेंट। दुनिया की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो आर्मामेंट इंडस्ट्री, असला साजी की, और ये $1 ट्रिलियन मल्टी ट्रिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है। ये पिछले साल का वो है नक्शा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अभी जो है 600, मेरे आगे ये लेटेस्ट फिगर्स पड़े हुए हैं, $632 बिलियन की इस साल जो है असला ख़रीदा गया, और पिछले साल जो है ये चीन का 5% सीधा था। अच्छा। चीन का अब 16% हो चुका है। अमेरिका अभी भी टॉप पे है, ये 632 में से 317 बिलियन 50% अमेरिकन के पास है, यूरोप के पास कोई 21% बताया जा रहा है, उसके बाद बाकी जापान कोरिया के पास ये 21% है, चीन का 16% है। और इसके बाद जो है चीन का ये 16 से आप समझें कि ये 18, 20, 25 जिस तरह बाकी, तो चीन के लिए ये डीप सीक मोमेंट था कि जिस तरह डीप सीक कंप्यूटर ने AI, ओपन AI जो है सिस्टम, जो इंजन जो बनाया, तो वो 600 मिलियन का उनकी $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री जो है ना AI की, वो एक दिन में $1 ट्रिलियन का स्टॉक एक्सचेंज पे अमेरिका को नुकसान हुआ। तो ये एग्जैक्टली उन्होंने भी किया है कि J10C जो है उसने ये जो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री उसको हिला के रख दिया है। सो अभी जो है ये जहाज बिकेंगे, ब्रांड चीन और ब्रांड पाकिस्तान, हम वी आर नाउ इन द बिग लीग, वी आर इन द गेम। और उसके ज़रा मुज़मरात ये समझ लें कि ये जो J10 है इसके जो रिपरकशन, ये जो हमारी इंडिया की, ये सिर्फ इसके मुज़मरात जो हैं वो लोकल नहीं हैं, ये खित्ते पे हैं और आलमी हैं, आलमी दुनिया ये जो हमने डेविड वर्सेस गोलायत किया है कि गोलायत को जो चपेड़े पड़ी हैं, इंडिया जो कि 7 गुना हमारे से बड़ी इकोनॉमी है, हमारे से 7 गुना बड़ी आबादी भी है, कई गुना बड़ा हथियार, हर चीज़ में, तो हमने जिस तरीके से उनको चित किया है, उसके बाद से पूरी दुनिया के जो वॉर थिएटर्स हैं उसका एक डॉक्ट्रिनल चेंज आ गई है और वो इसको स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिडल ईस्ट पे उसके सबसे ज़्यादा रिपरकशंस हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल याद रहे कि ये जो J10 ये हमारे पास है, अब ये भारत इस चीज़ पे बहुत परेशान होगा और भी कई मुल्क परेशान होंगे। J10 दूसरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश है। अच्छा, ऑलरेडी जो है बांग्लादेश और चीन जो इंडिया की वो पहले वाली सूरत हाल नहीं रही, तो हम और बांग्लादेश फाइनली करीब होते जा रहे हैं, तो वो मज़ीद जो है चाहेंगे साथ में PL10 भी, और ये जो है सिस्टम ये नाइटमेयर है चीन के लिए। पहले ही 2 फ्रंट थिएटर उनका खुल गया है, एक तरफ LAC पे चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, और हम यूं हैं नती हैं आपस में, और उनका ईस्टर्न फ्रंट पे बांग्लादेश के पास J10 है, यही जहाज़ चीनियों का। और बांग्लादेश याद रहे कि उनके जो BRI है, जिस तरह हम CPEC हैं, दूसरा उसका जो हिस्सा है वो बांग्लादेश है। तीसरा मुल्क जो है जिसने J10 खरीदे हुए हैं वो है म्यांमार, जो कि ईस्ट में बांग्लादेश और डीप ईस्ट में उसके साथ इंडिया की परली तरफ जो है मिजोरम वगैरह के, वो म्यांमार है। इसीलिए भारत सख्ते के आलम में है। तो भारत को नॉर्थ में चीन खुद है, उसके बाद उसके वेस्ट में हम हैं, ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार है, सबके पास यही टेक्नोलॉजी है। तो ये इसके बाद मज़ीद ये है इजिप्ट के पास। अब इजिप्ट याद रहे कि इसके अंदर जो है मिडल ईस्ट का नक्शा, आई एम श्योर इसके बाद सऊदी अरेबिया, UAE, ये हमारे से वो JF थंडर भी बिकेगा और हमारे पायलट भी बिकेंगे और हमारी एयरफोर्स भी बिकेगी, और ये हर कोई चाहेगा, क्योंकि हमने ये बताया है
कि ये जो 50 साल से इसराइल ने सारे मिडिल ईस्ट को आगे लगाया हुआ है, तो हमने वो फार्मूला पेश किया है कैसे ये गुलायत को, इंडिया के गुलायत को गिराया जा सकता है। तो याद रहे कि इंडिया के पास जो उनका S-400 के साथ जो एक रेडार वो इसराइली था, या उनके ड्रोन्स जो हेरन और हैरप, वो इसराइली मैं कोई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर मैंने बड़े लोगों से ये बात की है जो इसकी प्लानिंग में पहले से शामिल थे, काफ़ी सारे रिटायर्ड थे जो कि बात कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं है। ये तो इंडिया की बेवकूफ़ी है, ये किताबों में लिखा हुआ है, ये सारी सोशल मीडिया में ये चीज़ें डॉट्स मिलाने की ज़रूरत है। सो ये जो हमने मॉडल दुनिया को दिया है मॉडर्न वॉरफेयर में, ये इसकी रेप्लिकेशन का चांस जो है मिडिल ईस्ट में है। इजिप्ट इमेजिन करें ना, उनके पास J-10 हैं और वो ऑलरेडी चीन के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। अगर वो ये हमारे वाली आयरन शील्ड, ये हमने जो 300 किलोमीटर पे उनके जहाज़ों को बेसमेंट के साइलोज में मक़ीद कर दिया है, तो ये इजिप्ट भी कर सकता है। कल को ये मॉडल हाजिर है हमारी तरफ से कतर के लिए, UAE के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए। ईरान इस चीज़ को बड़ा गौर कर रहा होगा कि ईरान इस वक्त इस वक्त उनकी टेंशन चल रही है, इसराइल के साथ जंग का खतरा है। उन्होंने भी स्टडी किया होगा, हमने दुनिया को मॉडल बताया है कि ये तरीका होता है लड़ने का। तो इसलिए इसके मुज़मरात जो हैं पाकिस्तान खित्ते में नहीं, इंटरनेशनल हैं, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट में, इवन बियॉन्ड। आप देखिएगा इसके जो लेसन्स हैं वो यूरोप में भी इस्तेमाल होंगे, लैटिन अमेरिका में, वहाँ भी, इवन जो है फार ईस्ट के अंदर भी मुल्क गौर कर रहे होंगे कि ये क्या है। और चाइना जो है, अब ये है कि हम भारत का इकोनॉमिकली मुकाबला नहीं कर सकते, जाहिर है उनकी किटी में पैसा बहुत ज़्यादा है, मगर मेरा ख्याल है कि चाइना के लिए उनकी सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस नहीं, स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से भी हमें रियायतन F-J-35 और J-50 वो रेडीली देंगे। आप देखें हमने उनके ब्रांड को सुरखरू किया है, और चाइना में ये इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड नाउ। ये J-10C को, हालांकि याद रहे कि उनका जो मेन जो फ्लैगशिप प्लेन है जिसने अमेरिका के साथ लड़ना है वो J-20 है। तो J-10 की जो हमने धाक मचाई है, पूरा सोशल मीडिया चीन का इसको दिखा रहा है, और चीन और चाइना में भी जश्न चल रहा है आमिर साहब, पाकिस्तान में जश्न चल रहा है उनके यहाँ, ये नेशनल प्राइड का एक हिस्सा बन गया है। हमारे लिए ऑफ कोर्स ये एक प्राइड भी है, सर्वाइवल भी है हमारे लिए। अब इसके मुज़मरात जो हैं वो भारत का इसके अंदर क्या है, तो इसका मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ ये पहले उनके मीडिया ने एक मजाक प्रोपेगेंडा किया, लेकिन आमिर साहब जो भारतीय जनता है वो इस वक्त सवाल कर रही है। और जिस तरह आप चाइना के जिक्र कर रहे थे तो मुझे बार बार राहुल गांधी स्टेटमेंट याद आ रही थी जो असेंबली फ्लोर पे उन्होंने चाइना और पाकिस्तान 2 साल पहले कहा था। ये याद रहे कि ये सानी साहब ने ये राहुल के साथ मुलाकात करके ये किताब दी थी, ये मैं उनका इंटरव्यू देख चुका हूँ। तो राहुल ने ये किताब पढ़ी हुई है, वो 2 साल पुरानी तकरीर थी कि हमने भारत ने चाइना और हम चाइना और पाकिस्तान पिछले कई दहाइयों से करीब हैं। यस, अब जो है इसके बाद हमारा एक नया लेवल ऑफ फ्रेंडशिप शुरू हुआ है। पर हम बात करते हैं भारत का क्विकली मैं जो है ये बता दूं, लास्ट बात कर दूं कि बैकलैश आ रहा है, डोमेस्टिकली आ रहा है, डिनाइल से उनको निकलना पड़ रहा है, और इसका हल जो है वो कश्मीर का हल किए बगैर कुछ नहीं है। उनको सोचना पड़ेगा कि वो क्या, बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्होंने चाइना पाकिस्तान कॉम्बिनेशन से लड़ना है या अमन लाना है। स्टेक्स अब बहुत ज़्यादा हाई चलेंगे और भारतीय जनता के सवालात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आमिर साहब आपकी इजाज़त से एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इससे जुड़े और भी कई यहाँ मामला थे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहेंगे। अब इस पूरे मामले का इकोनॉमी के ऊपर कितना असर पड़ेगा और पड़ सकता है, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। माहिर मैशियत हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी हारून, हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स में तो बाद में आते हैं, पर मैं चाहूँगा आप 15-20 साल आपने इंटरनेशनल इदारों के लिए काम किया है। ये जो इंडिया पाकिस्तान का ये जो स्कर्मिश ही मैं कहूँगा, क्योंकि अभी ग्राउंड पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, अजीब सी जंग हुई है कि एयर में ही सारा फैसला हो गया।
तो इसके खित्ते पे और दुनिया पे ख़ास तौर पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या असरात हैं और मुज़मरात हैं? जी बहुत शुक्रिया आमिर। आई थिंक बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया। देखिए, मैंने तकरीबन 8 साल यूके गवर्नमेंट को इस खित्ते पे एडवाइस किया और सीनियर रीजनल एडवाइज़र के तौर पे। कुछ 7 साल मैं सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को वर्ल्ड बैंक के थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे काम करता आया। अगर मैं 15 बरस से अब तक की इवोल्यूशन देखूं तो बड़ा क्लियर है कि साउथ एशिया एज एन इकोनॉमिक रीजन वो तो फेल हो गया। देखिए ना, साग की तो हमें बहुत देर पहले ओबिचुरी लिख देनी चाहिए थी, और उसकी मेन वजह पाकिस्तान और इंडिया जो दो बड़े प्लेयर्स हैं उनका एक परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट है और एक माइंडसेट है इंडिया में सुपीरियॉरिटी का। हमने बहुत कोशिश की आखिरी वक्त तक, जब हम इसको मोस्ट फेवर्ड नेशन पे काम कर रहे थे, सरताज अजीज साहब मरहूम की हिदायत पे मैं काम कर रहा था वर्ल्ड बैंक के प्लेटफॉर्म से। द माइंडसेट जो हमारा वहां पर फंसा हुआ है, इसको हम इकोनॉमिक लिटरेचर में कहते हैं कि जो खित्ते जो हैं वो अपनी एक ऑर्गेनिक जो चेंज आती है तो उसकी तरफ जाते हैं। जो मैं देख रहा हूं बड़ा क्लियरली कि इंडिया और ईस्टर्न साइड ऑफ कंट्रीज वर्सेस पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न चाइना, वेस्ट एशिया की ये मंडियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी। जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद तो बड़ा क्लियर हो गया है कि चीन और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को स्केल अप होना है, ना सिर्फ यहां पे बल्कि खित्ते में और बाहर भी, और जिसके अंदर प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर जो अब डेमोन्स्ट्रेट हो गया है, टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्शन दो शोबे फ्रंट लाइन पर आते दिखाई दे रहे हैं। जी, ये आपने जो टेक्नोलॉजी और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके हवाले से, क्योंकि अब नेक्स्ट है कि इंडिया क्योंकि बज़िद है अभी भी, और उनकी जो है कुशन बहुत ज़्यादा है, $650 बिलियन के रिजर्व्स है और उनको बहुत ज़्यादा जोम भी है और वो फैक्ट भी है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है हमारा उनके साथ compete करना मुश्किल एक चैलेंज है। मगर ये एक जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी निकली है कि JF थंडर हमारे यहाँ भी बन रहा है और हमने ब्रांड चाइना को आर्मामेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है वो सुरखरू भी किया है। तो इसमें से इस बात का इम्कान कि ये आगे जाके हमारे लिए कोई इसका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक के अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट भी आ सकता है। जी, मेरे हिसाब से इस वक्त जो हमारी ये टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉरफेयर का जो इक्विपमेंट है इसके अंदर जॉइंट वेंचर्स मुझे बड़े क्लियरली होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, JF-17 थंडर एक जॉइंट वेंचर्स है, लेकिन आपको रडार भी चाहिए, आपको पार्ट्स भी चाहिए, आपको और चीजें भी चाहिए। तो अब ये जो चाइना की ये जो जिसको कहते हैं 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी की सुपीरियॉरिटी जो डेमोन्स्ट्रेट हुई है, उससे चीन के लिए मंडियां गल्फ की तरफ भी मुझे खुलती दिख रही हैं, बाकी दुनिया में भी खुलती दिख रही हैं, खासतौर पे डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर। और वहां पाकिस्तान के साथ, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मल्टी कंट्री जॉइंट वेंचर्स बनने की स्कोप आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो ये जो ग्लोबल एक जिसको कहते हैं इजारादारी थी कुछ ममालिक की डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर, आई थिंक उसको बड़ा ठीक ठाक चैलेंज हो गया है और चाइना हैज इमर्ज्ड एज ए लीडर विद पाकिस्तान बीइंग ए पार्टनर। अब इसको हम पॉजिटिवली कैसे कन्वर्ट करते हैं और लेवरेज करते हैं, मैंने डिलिबरेटली लफ्ज पॉजिटिव बोला है, उसके लिए हमें कुछ पॉलिसी शिफ्ट्स करनी है और कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर लाना है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट पार्टनरशिप इसमें स्ट्रेटेजिकली मुनासिब नहीं दिखाई देती। जी हारून, दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हॉट चीज़ें हैं वो तो ज़ाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है या कंप्यूटर चिप्स हैं, तो उसके बाद आर्मामेंट आ जाती है। मगर इसका फिगर जो है वो 632 मैं देख रहा था बिलियन डॉलर की एनुअल सेल्स हैं। तो एक तो आपने जिक्र कर दिया कि हमारा JF थंडर को भी एक्सपैंड और भी चीज़ों के साथ चाइना कर सकता है, प्लस हमने तुर्की के साथ, और तुर्की हमारे बहुत शाना बशाना रहा और उनके जो ख़ास तौर पे ड्रोन्स हैं और वो हमारे साथ बनाने भी जा रहे हैं।
तो मेरा ख्याल एक तो वो पोटेंशियल भी है, क्योंकि नेक्स्ट वॉरफेयर के अंदर अब जो है ये AI बेस्ड ड्रोन्स का एक ये भी इसके साथ सामने आया, रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मिसाइल बनाने का भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ जाती है। सो इन चीज़ों को मिला के अब क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का एक अपॉर्चुनिटी अगेन जो है इसके अंदर स्कोप बढ़ जाता है। कि पाकिस्तान को 3-4 चीजें आपको कैप्चर करनी पड़ेंगी। पहले तो अगर आप 19th कांग्रेस और 20th कांग्रेस देखें कम्युनिस्ट पार्टी की, जहां वो अगले 5 साल के गोल रखते हैं, तो बड़ा क्लियर एक गोल है कि AI बेस्ड और रोबोटिक बेस्ड अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज का डिफेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट को बहुत बढ़ा दिया गया है। नॉट दी ट्रेडिशनल जो ह्यूमन लेड आपकी सिक्योरिटी होती थी। तो चीन तो इस पे इन्वेस्ट कर रहा है और वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर काफी हद तक आई है और ये बाकी ममालिक में भी जाएगी और हमारे थ्रू जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ये है कि खित्ते के अंदर एक रीजनल रीपोजिशनिंग हुई है। रीपोजिशनिंग ये है कि सडनली पीपल हैव सेड कि ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं है जो बिल्कुल डूबा हुआ है, इकोनॉमिक्स भी नहीं चल रही, गवर्नेंस भी नहीं चल रही, सियासत भी नहीं चल रही। अभी उन्होंने कहा कि इनके अंदर जान है और ये 250 मिलियन की मार्केट है। तो बहुत से लोग इस वक्त पाकिस्तान को, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो शुरू कर दिया था ये टैरिफ की वॉर, पाकिस्तान को वो एज ए मंडी भी देखना शुरू कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि उन्होंने रिस्क को डिवर्सिफाई करना है। लेकिन मैं अभी भी ये बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान को मोमेंट को सीज करना है। पाकिस्तान का एक माइंडसेट है जो IMF की ट्रांच से आगे नहीं सोचता है। हमें इस वक्त बड़ी प्रोएक्टिव रीजनल पोजीशन लेनी है एज ए मार्केट विच कैन वर्क ऑन टेक्नोलॉजी, विच कैन वर्क ऑन डिफेंस प्रोडक्शन, विच कैन वर्क ऑन वैल्यू एडेड टेक्सटाइल, स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये हमारे पास हैं, लेकिन ये सरकार नहीं कर पाएगा। हमें बेस्ट दुनिया की एक्सपर्टीज के लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा। जी, आपने बड़ी अहम बात की है कि इस वक्त खित्ते की रीपोजिशनिंग इसके अंदर हो रही है। वैसे तो आलमी तौर पे भी रीपोजिशनिंग इस वक्त जारी है टैरिफ वॉर के नतीजे में। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चॉइस सामने आ गई है कि इस जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसके अंदर चाइना ऑफ कोर्स बीच में शामिल था, तो वो आगे चॉइस है क्योंकि उनकी $100 बिलियन की चाइना के साथ ट्रेड भी है। सो दोनों चीज़ें साथ साथ उनकी चलती थी, टेंशन और एक मिनिमम कॉपरेशन भी जारी था। सो आगे क्या उन्होंने इसको आगे बढ़ाना है इस अदावत को, और अगर नहीं बढ़ाना तो ये अगर इससे कोई सबक सीखें तो इसके लिए मैं समझता हूँ कश्मीर का मसला हल किए बगैर पाकिस्तान और चीन के साथ, चीन बाय द वे पार्टनर है लद्दाख के इशू के अंदर, कश्मीर के अंदर डायरेक्टली, सो इसके हल हुए बगैर नहीं होता। तो क्या आपके ख्याल में नोइंग चीन जो भारत जो है इन दोनों चॉइसेस में पीस और वॉर या पीस और टेंशन, क्योंकि हमारे साथ अब चीन नथी हो चुका हुआ है, सो ये अलहदा दोनों चीज़ों के साथ नहीं किया जा सकता, इसको हाइफनेटेड करके नहीं चल सकता, क्या कहेंगे? जी आमिर, जो मुझे दिखता है, अगर तो रैशनल चॉइसेस लें पॉलिटिशियंस हिंदुस्तान के, मोदी साहब अपने माइंडसेट जो चला आ रहा है जो बदलना मुश्किल दिखाई देता है, फिर तो उनको एक डिवर्सिफाइड पार्टनरशिप करनी चाहिए जिसमें चीन एक अहम मुल्क दिखाई देता है। और ट्रायलैटरल पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का अगर कोई डायलॉग होता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट पे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय इस, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं, बजाय इसके कि अमेरिका इसका चौधरी बने और दरमियान में आए। ये तो मैं रैशनैलिटी की बात कर रहा हूं। मुझे यूएस और जो इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके अंदर भी थोड़े बहुत क्रैक्स फ्यूचर में दिखाई देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मूड है और जो पॉलिटिक्स है और पॉपुलिज्म है और जिस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट पोर्ट्रे हो रहा है, आई थिंक इंडिया विल टेक ए स्टेप बैक एंड रीथिंक कि अब हमने अपने आप को कहाँ बिठाना है। ना नेबर्स के साथ बन पा रही है, अमेरिका की पार्टनरशिप के ऊपर भी प्रेशर्स आ रहे हैं, तो ये तब्दीलियां बड़ी मुतवक्को हैं। चीन से मुझे थोड़ी सी तवक्को थी कि वो शायद पब्लिकली ज्यादा बोल्ड तरीके से इसमें सामने आएंगे, लेकिन उनका तरीका यह है कि वो खामोशी से काम करते हैं और बड़ा इफेक्टिव करते हैं। नहीं हारून, उन्होंने उनका बड़ा, आपको पता है डिप्लोमेटिकली वो सटल हैं,
तो उनका ये जुमला वो कहते हैं, वो पहेलियों में बात करते हैं, लोग खुद ही मतलब उन रीडर्स में से निकालते हैं। उनका एक ही पोजीशन जो कंसिस्टेंट रही कि वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वो सपोर्ट करते हैं। सो उसका कोई इंडिया ने पिछली दफ़ा भी जो 2019 में किया, जिसकी वजह से वो हमारे साथ ज़्यादा चीन नथी हुआ, तो चाइनीज़ फैक्टर को नहीं लिया था, और इस दफ़ा भी ये वाला वो नहीं है। पर साथ में मैं चाहूँगा कि आपने बात की कि पाकिस्तान अपने आप को मंडी के तौर पे बदलते हुए हालात में, क्योंकि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ मज़ीद ट्रेड करना चाहते हैं, और अमेरिका भी नई मंडियां ढूंढ रहा है, और चीन जो है भारत में वो पहले काफ़ी आईफोन के लिए अमेरिका भी उधर 10% के करीब आईफोन्स वहाँ पे बन रहे हैं, और चीन को वियतनाम और उसके बाद मेक्सिको के बाद भी उनको भी मंडियां चाहिए, और हम अभी तक उसको इतना ज़्यादा इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अभी आपको लगता है कि हमारा इस दोनों मंडियां बनाने में अपना इंटरनल, मेरा ख्याल है उसके अंदर मामला भी ठीक करने की ज़रूरत है, स्कोप है, बढ़ गया है? ये पोटेंशियल और स्कोप देखें, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की। कोल्ड वॉर से अगर आप शुरू हो जाएं, अभी एक अपॉर्चुनिटी बड़ी ओपन हुई है जहां पाकिस्तान के लिए बहुत से मुल्क आपसे वैरायटी ऑफ सेक्टर्स पे बात करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा हवा था कि सब कुछ इंडिया ही साउथ एशिया है, इस वक्त उसके अंदर जो है जान कम हो गई है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को माइंडसेट बदलना है। पाकिस्तान वही ओल्ड स्कूल माइंडसेट के ऊपर इनसिक्योरिटी और सिर्फ लोन लेके आगे चलना, डर डर के चलना नहीं। पाकिस्तान को गेम में अपनी एक वैल्यू प्रोपोजिशन रखनी है। यहां मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि ये हुकूमत को और करंट जो हमारी लीडरशिप को ये स्पेस खोलनी पड़ेगी जहां हम ऐसे बंदों को आगे लाएं जो दुनिया में जाने पहचाने हो, जिनके ऊपर दुनिया ट्रस्ट करती हो। और आप ट्रस्ट करते हैं कि ये जो आप और हम ये जो पूरी डिस्कोर्स और नज़रियाती और ये इस पे बात कर रहे हैं बड़े 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 कैनवस पे, तो उनको क्या ये बजट बनाते वक्त क्विकली, हमारे पास कम टाइम है, इसको मद्देनजर रख रहे हैं? होना क्या चाहिए वो छोड़ दें? जी, बजट तो एक हमारी ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है जिसमें मैं जो अभी देख रहा हूं नंबर्स, उसके अंदर कोई तकरीबन जो हमारा डेवलपमेंट स्पेंडिंग है, एहसन इकबाल साहब ने 1.6 ट्रिलियन मांगी है, फाइनेंस ने उनको 921 अरब दी है। वो थोड़ी बहुत ट्वीकिंग है, कोई रियल एस्टेट के अंदर छूट दी जा रही है, सैलरी की 2.5% टैक्स घटाया जा रहा है, डिफेंस बढ़ाया जा रहा है। तो बजट में कोई ऐसी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, ये तो पॉलिसी शिफ्ट की बात है कि पाकिस्तान अपने आप को, इसके लिए आप ये कह रहे हैं बहुत मेजर ड्रास्टिक किस्म के रिफॉर्म्स और तब्दीलियां चाहिए। ये बजट में स्कैल्पल के साथ थोड़े टक टुक लगाने से काम नहीं चलेगा। बहुत और ह्यूमन रिसोर्स। बहुत शुक्रिया हारून, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। बहुत दुआ की जा सकती है कि अपॉर्चुनिटी है, और इस खास तौर पे इस फतह के बाद और भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, प्रोवाइडेड कि हम फायदा उठा सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।